आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तहज़ीब टीवी। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। मुस्तकबिल हिंद में आज हमारे साथ हैं 2016-17 बैच में यूपीएससी में सिलेक्ट हुई उम्मुल खैर साहिबा। खैर मकदम है उम्मुल खैर साहिबा। जी, उम्मुल खैर साहिबा, सबसे पहले तो तहज़ीब टीवी की तरफ से हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने सिविल सर्विसेज जैसा एक मुश्किल एग्ज़ाम आपने क्लियर किया, उसमें आप कामयाब हुए। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हर सिविल सर्विसेज का जो टॉपर होता है या सिविल सर्विसेज में जो सिलेक्ट होता है, उसके बारे में लोगों के मन में ये ख्याल होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्टूडियस होगा, या अगर हम आसान ज़बान में बात करें, या वो आम तौर से जो लोग कहते हैं कि बुकवर्म या किताबी कीड़ा होगा, ऐसा ही शख्स जो है वो सिविल सर्विसेज में कामयाब होता है। आप कैसे देखती हैं इस बात? देखिए, बुकवर्म अगर कोई है तो उसमें कुछ ख़राबी नहीं है, बिकॉज़ इस एग्ज़ाम का ऐसा नेचर है कि आपको अपना इस एग्ज़ाम को एक मैराथन के तौर पे भी देखा जा सकता है और एक स्प्रिंट के तौर पर भी। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने पहले या दूसरे अटेम्प्ट में अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दें। तो बेस्ट एफर्ट इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल कंसंट्रेशन और बेस्ट एफर्ट इन टर्म्स आपके टाइम के मुताबिक भी। तो अगर आप ये चाहें कि आप सोशल लाइफ को मेंटेन करने के साथ अपने बाकी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के साथ साथ अगर यूपीएससी की प्रेपरेशन कर लें तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा, क्योंकि यूपीएससी की प्रेपरेशन में काफ़ी हद तक आपको एक फोकस्ड अप्रोच के साथ चलना ज़्यादा मुनासिब रहता है। सो आई थिंक कि कुछ टाइम के लिए अगर बुकवर्म अगर बनना भी पड़े तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है, बिकॉज़ एग्ज़ाम का डिमांड ही ऐसा है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो शख्स सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में एक तरह से अपने आप को शामिल करना चाहता है, वो 2 साल तो एटलीस्ट कोचिंग करे पहले, एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले। क्या आपने ऐसा किया था और क्या ऐसा करना ज़रूरी है? देखिए, ये मिथ है। ये कई बार कहा जाता है कि एग्ज़ाम के लिए आपको कोचिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप करंट यूपीएससी के पैटर्न को अगर देखें, द काइंड ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड इन मेंस एग्जामिनेशन, तो हमें पता चलेगा कि कोचिंग के कई बार क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते। तो क्वेश्चंस इस तरह के हैं जो कि एक एस्पिरेंट की जनरल एप्टीट्यूड को चेक करेंगे, उसकी जनरल अवेयरनेस को चेक करेंगे, और इस बात का टेस्ट होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को कितना लिंक कर पाते हैं। बिकॉज़ हम जब प्रेपरेशन करते हैं तो प्रेपरेशन 2 लेवल पर होती है। यहाँ पे काफ़ी जो हमारे नाजरीन हैं उसमें काफ़ी लोग एस्पिरेंट्स भी होंगे, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि एक लेवल होता है आपका स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट में जैसे इंडियन पॉलिटी, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में आप पढ़ते हैं, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पढ़ते हैं। कई बार ये चीज़ें चेंज नहीं होती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ एस्पेक्ट ऐसा है जो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो दैट वी कॉल स्टैटिक पार्ट। जो स्टैटिक है, जो किताबों से पढ़ा जा सकता है, जूरिस्प्रूडेंस यू कैन से। एंड द अदर पार्ट इज़ द करंट अफेयर। करंट अफेयर जिसमें अभी पॉलिटी में क्या हो रहा है, अभी इकोनॉमी में क्या, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इवेंट्स हैं, और इंडियन इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, सोशल इश्यूज़ क्या क्या हैं। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के बाद में तैयारी को आप एक तरीके से मुकम्मल मानते हैं। तो अगर आप कोचिंग करते हैं तो कई बार कोचिंग में वो लोग एक अंदाजे के तौर पर जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये वाला टॉपिक कवर किया जा सकता है। बट कई बार यूपीएससी में वो सारे ही डोमेन नहीं पूछे जाते जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने बुकलेट्स में कवर किए होते हैं। तो पिछले 2-3 साल का अगर आप ट्रेंड देखें तो ये एस्पिरेंट्स इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर थीं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थीं, और जो सारे कोचिंग सेंटर्स ने अपने साथ कवर करने की कोशिश की, यूपीएससी ने उसमें से कुछ भी नहीं पूछा। तो इससे ये बात पता चलती है कि वो स्टूडेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जिन्होंने ज्वाइन किया और जो ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको अपना दिल बिल्कुल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ इट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। अच्छा, कई बार ये महसूस होता है, ये बातें हमने डिस्कस भी की हैं, पहले भी कर चुके हैं। बहुत सारे जो टॉपर्स होते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो होते हैं, वो अपने इंटरव्यूज़ में ये बताते हैं कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया, या मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था या थर्ड अटैम्प्ट था। लोगों के मन में ये बात आती है, इसीलिए मैंने ये सवाल भी आपसे किया। क्या फर्स्ट अटैम्प्ट में आ जाना और सेकेंड अटैम्प्ट में आ जाना ये कैलिबर पे डिपेंड करता है, या इसमें जो आप पेपर सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, जनरल स्टडीज़ तो कंपलसरी है सबके लिए, जो ऑप्शनल आपका होता है उस पर भी डिपेंड करता है क्या? देखिए,
जो एग्ज़ाम है वो इस तरह का नहीं है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ तो इट मीन्स कि आपके अंदर कुछ कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद कई बार थोड़ा बहुत जो गेटवे है वो लक का हम मान सकते हैं। एक उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे थे, उस दिन आपका माइंडसेट कैसा था? बिल्कुल। क्या आप अपनी बेस्ट स्पिरिट में थे? क्या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उतनी ही एफिशिएंटली काम कर रहा था जितना कि जनरली होना चाहिए? इन सारी चीज़ों के आधार पर भी कई बार आपकी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम सेंटर में डिपेंड कर बिल्कुल। जाती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं किया या सेकेंड अटेम्प्ट में भी जिनका नहीं हुआ, उनके अंदर कुछ लैकिंग है। अगर इस एग्ज़ाम का अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो आपकी कंसिस्टेंसी है कि आप कितनी कॉन्टीन्यूटी के साथ आप उस मेहनत को बरकरार रख सकते हैं, अपने एंथुसियाज्म एंड अपने मोटिवेशन को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो जो लोग करते हैं हम देख सकते हैं कि लोग अपने 5th एंड 6th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस एग्ज़ाम में जो भी लोग अगर एक अटेम्प्ट दे चुके हैं और सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, उन्हें बिल्कुल भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैनी अ टाइम्स समटाइम्स टेबल आर कम्प्लीटली टर्न्ड बिल्कुल। एंड यू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। प्रीलिम्स से मेंस तक जाते जाते जो वक्त मिलता है हमें 4 से 6 महीने का एक कैंडिडेट को मिलता है तैयारी का, 3 महीने। तकरीबन 3 महीने का मिलता है। तो ये सफिशिएंट होता है मेंस की तैयारी के लिए? देखिए, यूजुअली जो लोग तैयारी करते हैं वो मेंस के इंग्रेडिएंट्स, मेंस के जो टॉपिक्स हैं वो पहले से तैयार करके रखते हैं और यही स्ट्रेटजी होनी भी चाहिए। कुछ मेंस के टॉपिक्स जैसे एक पेपर 4 जो कि एथिक्स कहलाता है, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, वो पेपर अगर आप पहले से तैयार कर लें। और जो लोग ऑप्शनल पेपर लेते हैं यूपीएससी में, अब एक ही ऑप्शनल पेपर है, पहले 2 हुआ करते थे, तो सजेशन ये होता है उन लोगों के लिए कि वो अपना ऑप्शनल पेपर पहले से तैयार कर लें, अपने एथिक्स के पेपर की पहले से तैयारी कर लें और जो जनरल स्टडीज़ में जो डीप स्टडी है, जो नोट मेकिंग है, वो प्रीलिम्स से पहले सब हो जानी चाहिए, ताकि प्रीलिम्स में जब आपने स्पेसिफिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड तैयारी कर ली तो जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होगा आपका सीधा फोकस आंसर राइटिंग पे चला जाएगा। बिकॉज ये 3-3.5 महीने इतने कम होते हैं कि उसमें अगर आप चाहें कि कुछ नया टॉपिक पढ़ के उसको शुरू से मतलब उसमें डेप्थ में जाने की तैयारी कर लें तो दैट वुड बी वेरी अनसफिशिएंट। तो जो पहले पढ़ा है उसी का रिविजन किया जाए और उसको कंसोलिडेट किया जाए आंसर राइटिंग के तौर पे, तो इट विल बी बेटर। अच्छा, जब हम मेंस दे चुके होते हैं तो ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं, वो एक अलग बात है। जब इंटरव्यू की तैयारी का मौका आता है तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है? क्या वही सब्जेक्ट फिर से रिवाइज़ किए जाते हैं या कुछ एरिया ब्रॉड हो जाता है? क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। इंटरव्यू में इंफॉर्मेशन बेस अप्रोच नहीं होती। इंटरव्यू आपकी एक पर्सनालिटी का टेस्ट है कि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने के काबिल हैं या नहीं हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, चीज़ों को किस तरह डील करते हैं, आपका इंटेग्रिटी पे किस तरह का इंक्लिनेशन है, तो सारा फोकस इस चीज़ पर होता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंटरव्यू में एस्पिरेंट से फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बट अगर आप उसको एनालाइज करें तो पता चलता है कि वो फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन चेक के लिए नहीं होते हैं, वो इस बात को चेक करने के लिए होते हैं कि आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप एकदम से धीरज खो देते हैं और कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं और यू कैन टेक अ ग्रेसफुल सिचुएशन एंड यू कैन से कि सर मुझे नहीं इसका क्वेश्चन मालूम एंड तो इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं उन क्वेश्चंस के जो आप नहीं जानते। तो इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। इंटरव्यू इज़ कि आप सोचते क्या हैं और कैसे हैं। जब पूरी शख्सियत का इंटरव्यू होता है, चूँकि तो जब बचपन से लेके और जिस वक्त तक आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, जो भी कुछ आपने कलेक्ट किया है वो सब चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे मैं एक मिसाल के तौर पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई बार इंटरव्यू में ऐसे भी सवाल हो जाते हैं कि जिस जीने से चढ़ के आप ऊपर आए इसमें मतलब कितनी सीढ़ियाँ थी, स्टेयर्स में कितने पैड़ियाँ थी, ऐसे पूछ लेते हैं, या आपकी शर्ट में कितने बटन हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे कि एस्पिरेंट की पर्सनालिटी पूरी तरह उभर के सामने आ जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है कि आप ऊपर चढ़कर आए तो सीढ़ियाँ कितनी थी या बटन कितने, यूजुअली ये उन लोगों से पूछे जाते हैं जो बहुत लॉस्ट होते हैं, जो कई बार डरे हुए दिखें या कई बार ओवर कॉन्फिडेंट लोग हों। तो उन लोगों को कई बार
एवरेज में लाने के लिए, स्केल में लाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी गलती से किसी पैनल ने पूछ लिए हों तो बात अलग है, अदरवाइज़ नहीं पूछे जाते। इंटरव्यू के क्वेश्चंस ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ पर होते हैं, ज़्यादातर हमारा जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है हर एस्पिरेंट उसको मेंस से पहले भर लेता है, जिसमें वो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के सारे डिटेल्स लिखता है, अपनी हॉबीज़ के बारे में लिखता है, अपनी सर्विस प्रेफरेंस के बारे में लिखता है। तो इंटरव्यू कई बार उस दायरे को कवर करते हुए आगे बढ़ता है कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछते हुए फिर उससे रिलेटेड अगर आगे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उनके बारे में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान के कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद में मुझसे ये पूछा गया था कि जो पानी की जो कमी है, उस पानी की कमी को दूर करने के लिए अभी जो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, जिसमें ये सोचा जा रहा है कि हम रिवर्स को इंटरलिंक कर देंगे, कि अगर रिवर इंटरलिंकेज होगा तो काफ़ी हद तक पानी की कमी दूर हो जाएगी और वो एरिया जहाँ पे बाढ़ आती है उस पानी को आप शिफ्ट करने के बाद में उस एरिया में ला सकते हैं जहाँ पे स्कैरसिटी है। तो ये कितना फिजिबल है? तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एक जनरल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बता सकते हैं, आपको कितना जियोलॉजी के बारे में मालूम है, आप कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के बारे में सेंसिटिव हैं। बिकॉज जब रिवर का शिफ्ट होगा, जब रिवर का इंटरलिंकेज होगा तो बहुत बड़ी मात्रा में शायद लोग रिहेबिलिटेट भी किए जाएं, तो उस पर भी क्या एक एस्पिरेंट सोचता है वो कितना सेंसिटिव और कितने डायमेंशंस में एक चीज़ को इमेजिन कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं। बिल्कुल। आपके इंटरव्यू में सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कौन सा लगा जो आज भी आपको याद करता है? सारे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, तो आई थिंक सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मैं मानूंगी। पर एक क्वेश्चन था कि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का कौन सा हिस्टोरिकल फिगर आप सबसे ज़्यादा एडमायर करते हैं? तो दैट वाज वेरी जनरल क्वेश्चन। मतलब ये इस तरह का क्वेश्चन है कि एक मतलब यूपीएससी के लेवल का नहीं है, मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एक 5th ग्रेड से भी ये पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या था? माय आंसर वाज अबाउट मीराबाई, कि जो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मुझे इम्प्रेस किया तो वो मीराबाई थी। तो ऑब्वियसली क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि व्हाट इज़ द रीज़न। तो मैंने बोला कि एक पैट्रियार्किक सोसाइटी में, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, जिसमें आदमी ही इस बात का डिसीजन लेते हों कि ज़िंदगी किस तरह जी जानी चाहिए और किसके कितने दायरे होंगे, ऐसे में एक शाही परिवार से संबंध रखने के बावजूद शी डिफाइंड हर ओन लाइफ, कि उन्हें जिस तरह ज़िंदगी जीनी है उन्होंने उसको जिया, और बिना इस बात की परवाह किए कि उनका जो शाही बैकग्राउंड है उसका क्या इम्प्लिकेशन होगा और समाज में आम लोग उस टाइम पे क्या सोचेंगे। तो मीराबाई इज़ अ सिंबल ऑफ करेज, मगर कि अगर आप देखें तो वो एक हिम्मत की मिसाल है कि एक औरत जो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से भक्ति को अपनाने के बावजूद कितनी खुद मुख्तियार हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, राजस्थान की हिस्ट्री को जब लोग देखते हैं तो आज भी राजस्थान के बारे में ये तस्वुर किया जाता है कि राजस्थान एक सो कॉल्ड एक क्लोज्ड सोसाइटी है। आप एक लड़की होने के नाते, आपने खुद कहा कि मीराबाई से आप बड़ी इंस्पायर रही हैं। उस राजस्थान में, जिस राजस्थान में मीराबाई होती थी और उस राजस्थान में जिस राजस्थान से उम्मुल खैर आती हैं, आप कुछ डिफरेंस महसूस करती हैं? कुछ है फ़र्क? डेफिनेटली अब सोसाइटी काफ़ी प्रोग्रेसिव है। ये है कि राजस्थान का इकोनॉमिकल परफॉर्मेंसेस दूसरे स्टेट के मुकाबले में थोड़ा सा कम हो, बट स्टेट इज़ मूविंग फॉरवर्ड। काफ़ी हद तक उसमें अच्छे डेवलपमेंट्स भी हैं। देखिए, प्रोज एंड कॉन्स वो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स का इंटेग्रल पार्ट है। सारे स्टेट्स में कुछ न कुछ लूप होल्स हैं। सो राजस्थान के भी अपने हैं। राजस्थान का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, उसकी वजह से उसके डेवलपमेंट में काफ़ी असर पड़ता है। पानी की कमी है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो सारी चीज़ें जो दूसरे स्टेट में आसानी से की जा सकती है। मैं इसको, जो आपने पानी की कमी की बात की, मैं इसको कुछ मिसाल से ऐसे समझना चाहता हूँ कि पानी की जो कमी होती है तो घर में औरतों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो कुएँ तक जाएँ या नहर तक जाएँ या दूर कहीं हैंडपंप तक जाएँ या सरकार ने कोई ट्यूबवेल लगाया हो, वहाँ से पानी की बात हो तो वो औरतें लेके आती हैं। लेकिन क्या औरतों को अपनी मर्ज़ी से कुछ काम करने की इजाज़त अभी राजस्थान में है? खुले तौर पर कस्बों में, गाँव में उनको आज़ादी है तालीम हासिल करने की, आगे बढ़ने की, करियर बनाने की? देखिए,
इसमें सिर्फ राजस्थान स्पेसिफिक बात करना गलत होगा। उसमें हमें ये देखना होगा कि हमारी कंट्री एज अ होल में अभी भी लड़कियों को, बच्चियों को अपनी पढ़ाई वगैरह के लिए काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार फैमिली हेजिटेंट होती है, कई बार बाहर का इन्वायरमेंट इस तरह का नहीं होता कि बच्चियां कॉन्फिडेंटली आगे जाके अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएँ। तो हमें उस सिनेरियो में इस प्रॉब्लम को देखना होगा कि बात सिर्फ राजस्थान के दायरे तक सीमित नहीं। हाँ, बस ये है कि पानी की कमी की वजह से शायद वहाँ पे औरतों को, बच्चियों को एक एक्स्ट्रा हाउस होल्ड कोर्स करना पड़ता है जिसमें पानी लाना उनके लिए शामिल है। बट अगर एजुकेशनल एस्पेक्ट की बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, तो राजस्थान दूसरे स्टेट्स के साथ ही स्ट्रगल कर रहा है और हमारी औरतें आगे बढ़ रही हैं, कोशिश कर रही हैं, अधिकार ले रही हैं। अच्छा, एक लड़की होने के नाते ये माना जाता है, आपने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द स्टेट्स, हिंदुस्तान में ख़ास तौर से लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस लेना, अपनी मर्ज़ी के कोर्स भी नहीं करने दिए जाते लड़कियों को। कई बार ये कहा जाता है कि आप तो आर्ट्स पढ़ लीजिए, साइंस तुम पढ़ के क्या करोगी, लड़का साइंस पढ़ेगा, उसको इंजीनियर बनना है, तुम्हारी तो शादी ही होनी है। क्या कभी इस तरह की बातों का सामना आपको करना पड़ा? आपकी फैमिली में इस तरह के मैटर्स उठे कभी? हाँ, मेरी फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव फैमिली थी, तो ये वाली बात मुझे बचपन में बता दी गई थी कि मुझे ज़्यादा आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। और मेरी बाकी जो बहनें हैं, जो मेरे अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने भी कम ही पढ़ाई की थी, तो ज़्यादातर वो 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड ड्रॉप आउट्स थे। तो वो मुझे भी थोड़ा बहुत प्रेशर लगा था। बट आई थिंक कि जब आप एक डिटर्मिनेशन में आ जाते हैं तो उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कई बार लोग इस बात को लेकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे इजाज़त नहीं दी या समाज ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई भी आपके सपनों को लेकर ज़िम्मेदार नहीं है। आप ये चाहें कि आपकी फैमिली आपके सपनों को आपकी मदद करके पूरा करे या समाज आपको कंधों पर उठाकर आपके सपनों को पूरा करवाए, तो ऐसा नहीं होता। तो अगर आपके सपने हैं और अगर आपको जुनून है उनको पूरा करने का, तो आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, किसी ने सपोर्ट किया या नहीं किया, इसका कोई मायने नहीं होता। ये आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस लेवल तक स्ट्रगल कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर कैपेसिटी है और अगर आपको लगता है कि आप अपने अचीवमेंट तक पहुँच कर ही दम लेंगे, तो इस बात का ज़्यादा मीनिंग नहीं होता कि फैमिली ने सपोर्ट किया या नहीं। क्योंकि हमारी फैमिली कई बार उस लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन में नहीं होती। उन लोगों ने इतनी पढ़ाई नहीं कर रखी होती, उन लोगों का इतना एक्सपोजर नहीं हो सकता कि वो उन सब चीज़ों को समझ पाएँ। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जो मैच्योरिटी है, वो उसके आधार पे मशवरा देते हैं कि आप सिलाई कर लीजिए, आप कढ़ाई कर लीजिए, आप पापड़ बनाना सीख लीजिए, ब्यूटी पार्लर का कोई कोर्स कर लीजिए, क्योंकि वो मुस्तकबिल उसी दायरे में देखते हैं। तो उसमें उनकी गलती नहीं है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो सपना देखा है वो पूरा हो और आप उसकी तरफ मेहनत करें। ये सपना आपने कब देखा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है? जब मैं स्कूल में थी, तो स्कूल में मैंने सुभाष चंद्र बोस की कहानी पढ़ी थी। उसमें था कि सुभाष चंद्र बोस के पापा चाहते थे कि वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दें, बट सुभाष चंद्र बोस का शुरू से इंक्लिनेशन देश सेवा की तरफ था। तो पापा ने बोला कि तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हर कोई पास नहीं कर सकता, तो तुम यूँ कहो कि तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है और तुम देश सेवा का बहाना बना के अपने आप को बचाना चाहते हो। तो ही टुक द चैलेंज और उन्होंने एग्ज़ाम लिखा और टॉप किया, और उसके बाद में फिर उन्होंने उस एग्ज़ाम को बाद में छोड़ दिया और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से देश सेवा के लिए, आज़ादी के लिए डेडिकेट किया। तो इस कहानी ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। और फिर मैंने अपने टीचर से भी पूछा था कि मतलब ये इतना क्या चैलेंजिंग होता है, मतलब इसमें ऐसा क्या है। तो मेरे टीचर्स ने मुझे थोड़ा बहुत समझाया था, बोला था कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो। आई वॉज इन आई वॉज जस्ट क्रॉसिंग माई प्राइमरी स्कूल। तो मैंने बोला था बेटा तुम्हें नहीं समझ में आएगा और बाद में तुम्हें पता चलेगा। वो बात मैंने अपने दिमाग में रखी थी और बाद में फिर थोड़ा बहुत पता चलता गया। कुछ मैगज़ीन्स हाथ में आई, उसमें से एक मैगज़ीन थी जिसका नाम था कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। उसमें आईएएस टॉपर्स के सीएसआर में इंटरव्यूज़ वगैरह आते थे, तो एक लिंक बना। और जब थोड़े से बड़े हुए, इंटरनेट वगैरह का यूज़ करने लगे, तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर की और तैयारी शुरू कर दी। कहीं ज़िंदगी के किसी मोड़ पे फैमिली में आपने किसी से डिस्कस किया कि मुझे तो सिविल सर्विसेज में जाना है, और वहाँ थोड़ी मुखालफत झेली हो या किसी ने सपोर्ट किया हो कि नहीं जाइए आगे बढ़िए, ऐसा कुछ सिचुएशन कोई क्रिएट हुई हो घर में?
फैमिली में कभी मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि फैमिली में जो भी डिस्कशंस होते थे वो इस बात पे होते थे कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे 12वीं करनी है। 12वीं तो छोड़िए, मुझे 10वीं करनी है। 10वीं में बस 10वीं पढ़ने दीजिए, उसके बाद में मैं नहीं पढ़ूंगी। एंड 12वीं पढ़ने दीजिए, 12वीं के बाद में आप स्कूल जाना बंद कर देंगे और बस बीए कर लेते हैं, बीए के बाद में आगे नहीं पढ़ाई होगी। तो इस तरह से नेगोशिएशंस चलते थे। तो सिविल सर्विसेज का मैंने डिस्कस नहीं किया था किसी से। कभी कोई किसी मोड़ पे जब आपने ये कहा कि नहीं, अब जैसे आप कह रहे हैं कि 10th कर लूँ उसके बाद छोड़ दूंगी, 12th कर लूँ फिर छोड़ दूंगी, अच्छा ग्रेजुएशन कर लूँ फिर छोड़ दूंगी, तो जब आपने ये कहा कि नहीं अब तो मुझे सिविल सर्विसेज करना है, कोई रिएक्शन फैमिली में किसी की तरफ से? फैमिली का देखिए नहीं था, क्योंकि मैं जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मैं अपनी फैमिली से अलग रहने लग गई थी। मैंने क्योंकि फैमिली में थोड़ी सी ऑपोजिशंस बढ़ गई थी। उनका वो भी शायद मजबूर थे, उनका ये समझना था कि एक लड़की को बाहर पढ़ने नहीं जाना चाहिए, और घर में बाकी बहनें वगैरह भी थीं, तो उन्हें लगता था कि एक लड़की बाहर जाती है तो फैमिली में कई बार डिसरिस्प्यूट होता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। तो उसकी वजह से उन्होंने, मम्मी ने थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ा दी थी। तो उसकी वजह से फिर मैंने परेशान होकर अपने उसी लोकेलिटी में एक कमरा किराए पे लिया था, और मैं पहले से ट्यूशन पढ़ाती थी तो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थी, तो उस कमरे का किराया वगैरह देना मुश्किल था, मगर वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा। तो 9th स्टैंडर्ड से मैंने अकेले रहकर अपनी पढ़ाई वगैरह की थी। तो जब आप अकेले 9th स्टैंडर्ड से रह रहे हैं तो फिर घर जाके ये डिस्कस करना है कि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, इट वाज मतलब नॉट फीजिबल। अहमियत भी नहीं रही थी इस बात की। तो बस वही उस टाइम थोड़ा सा हैंड टू माउथ स्ट्रगल था कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए ताकि ढंग से पैसे वगैरह आ सकें, फीस आए, ताकि कमरे का किराया दिया जाए, बिजली का बिल भरा जाए, पानी का बिल भरा जाए, और इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं कि मेरे खाने पीने का इंतज़ाम हो। तो स्ट्रगल वाज लाइक दैट। चलिए नाजरीन, यहाँ रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद लौटेंगे तो उम्मुल खैर साहिबा से कुछ और सवालात करेंगे और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में उनकी और क्या क्या दिलचस्पियाँ रही हैं। जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, मुस्तकबिल हिंद में आपका एक बार फिर से खैर मक़दम है, और मुस्तकबिल हिंद में आज मेरे साथ हैं 2016-17 बैच में सिलेक्ट हुई उम्मुल खैर साहिबा। उम्मुल खैर साहिबा, हमने वक्फ़े पर जाने से पहले आपकी स्ट्रगल के बारे में जाना, आपकी फ़ैमिली से किस तरह की एक तरह से मुखालफत आपको झेलनी पड़ी, अपोजिशन आपको झेलना पड़ा, वो भी आपने बताया। कभी सपोर्ट भी मिला? कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आपकी ज़िंदगी में आए? हाँ देखिए, सपोर्ट तो मिला, बेशक सपोर्ट शुरुआत में जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी, 3rd 4th स्टैंडर्ड में थी, तब तक घर का बहुत सपोर्ट था और टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे टीचर्स ने मेरे मम्मी पापा की कमी को काफ़ी हद तक पूरा किया, और उन लोगों का मुझ पे इतना ज़्यादा भरोसा होता था कि मतलब मुझे लगता था कि हाँ मतलब मैं चीज़ें कर पाऊँगी। मतलब उस वक्त तक ये प्लान नहीं थे, क्योंकि उस वक्त कंडीशन इतनी ज़्यादा कंस्ट्रेंड थी कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं क्या मतलब था मन में कि मुझे भी सुभाष चंद्र बोस जैसा कुछ करना है, बट वो कैसे करना है ये नहीं था। तो बहुत छोटे छोटे टारगेट थे कि भाई 2 महीने बाद में एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आने हैं और क्लास में फ़र्स्ट आना है। तो बहुत ही माइन्यूट टारगेट्स पे मैंने अपनी स्कूल लाइफ को जिया, और टीचर्स ने बहुत ज़्यादा प्यार किया। कोई ऐसे टीचर जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया? सारे टीचर्स मेरे सारे टीचर्स ने बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन के साथ मेरी एजुकेशन को कवर करवाया, तो कभी मेरा मन छोटा उन्होंने नहीं होने दिया। तो आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे थे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में? अप्लाइड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत अहम सब्जेक्ट। आपने ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपने पढ़ा था? ग्रेजुएशन में। तो ये कैसा लगता है कि जब आप वो सब्जेक्ट ना ले आपने दोनों सब्जेक्ट जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट थे? ऑप्शनल एक ही। अच्छा हाँ, तो एक ही है आजकल। तो मैं पुराने ज़माने की बात याद कर रहा हूँ जब जिस ज़माने में हमारे दौर में सिविल सर्विसेज होती 2 होते थे। तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो आपका ग्रेजुएशन के लेवल पे ही था। जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे तो कोई डिफरेंस था उसकी तैयारी में? हाँ। कि बीए का एग्ज़ाम देना और फिर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना? जो बीए में हम लोगों को पढ़ाया जाता है वो यूपीएससी के सिलेबस का बहुत ही छोटा हिस्सा है। आप ये कह सकते हैं कि अराउंड 30% चीज़ें ही हमारे बीए के सिलेबस में कवर की जाती हैं। उसके अलावा जो 70% है वो बहुत एडवांस चीज़ें होती हैं। एडवांस मींस अप्लाइड चीज़ें होती हैं जो कि ग्रेजुएशन के बच्चों को यूजुअली नहीं पढ़ाई जाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल
कम्युनिटी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स, मिलिट्री साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये इस तरह की चीज़ें यूजुअली बैचलर्स में नहीं पढ़ाई जाती। प्रोफेशनल कोर्स का हिस्सा होती है। प्रोफेशनल होती हैं, अप्लाइड होती हैं। बिल्कुल। और बीए का जितना भी फोकस होता है वो बच्चे को थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग देने के लिए होता है। तो अगर कोई स्पेशलाइजेशन होता भी है तो मास्टर्स में आता है, तो बीए में ये सब यूजुअली नहीं पढ़ाया जाता। तो आपने पीजी भी किया? पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस में था, जेएनयू से। जी। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि आपने प्राइमरी के बाद कहाँ कहाँ आपने एजुकेशन हासिल की, क्या 10th 12th कहाँ से किया, फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किया? क्योंकि ये बड़ा अहम होता है। लोग ये समझते हैं कि बहुत बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, बहुत नामवर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सिविल सर्वेंट वहीं से आते हैं। देखिए, ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नामवर ही रहे। नामवर वो इसलिए रहे क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और हमेशा कोशिश रही कि एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में हो। मगर जो साथी गांव कस्बों में हैं और जो वहीं के आसपास की यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एजुकेशन को कर रहे हैं या करेंगे, उनको बिल्कुल मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ आपकी डिग्री पे कौन सा इंस्टीट्यूट है, इससे आपकी सिविल सर्विसेज में सक्सेस का कोई रिलेशन नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका जज्बा कैसा है, आप किस डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, वो चीज़ें मायने रखती हैं। अगर कई बार आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत नामवर इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद भी लोग कुछ सिग्निफिकेंट नहीं कर पाते। और कई बार ये देखने में आता है कि बहुत ही छोटे से कॉलेज से पढ़े हुए लोग भी मतलब काफ़ी हद तक ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छूते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक सिचुएशन हम ये देखते हैं ज़िंदगी में कि जब आप कुछ एस्पायर करते हैं, कुछ बड़ा ख्वाब देखते हैं, तो कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, आपको छोटा करके आंकते हैं, आपके हौसलों को वो जानते नहीं, आपके जुनून को समझते नहीं। लेकिन जब आप वो अचीव कर लेते हैं और आपकी कामयाबी दुनिया को झकझोर रही होती है, वो दिखा रही होती है कि देखो आई हैव अचीव्ड दिस, तो उन लोगों का नज़रिया बदलता है। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हुए, किस तरह का रिएक्शन मिला? देखिए, जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें या जो लोग आपको डाउट करें, आपकी कैपेबिलिटीज़ को डाउट करें, उनसे बेहतर आपका साथी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको सभी लोग अगर आपके लिए तालियां बजा देंगे, सभी लोग अगर आपकी तारीफ़ कर दें और आपकी हिम्मत बढ़ा दें, हिम्मत बढ़ाना तो खैर सबको चाहिए, बट अगर कोई आपकी हिम्मत तोड़ता है तो आप उसे एक चैलेंज के तौर पे लें। और ये ज़िंदगी की खूबसूरती है कि आप किस तरह से अपने आप को प्रूव कर सकें। तो ऐसे में उन लोगों के साथ एंटेगनिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अब देखिए आपने मुझे नीचे समझा था और अब देखिए मैंने ये अचीव किया, इस तरह का ना रख के। क्योंकि देखिए ज़िंदगी मैच्योरिटी से अगर आप जिए तो कई बार इस तरह के लोग आप उन्हें शुमार भी नहीं करेंगे। बहुत अहम बात आप उन्हें शुमार भी नहीं करेंगे। आप उन्हें इसलिए शुमार नहीं करेंगे क्योंकि ज़िंदगी में नेगेटिविटी का स्कोप नहीं होता। अगर आप सिर्फ उन लोगों को काउंट करेंगे कि जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपकी हिम्मत तोड़ी, आपको क्रिटिसाइज़ किया, तो आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों के ऊपर कैसे फोकस कर पाएंगे जो आपके पीछे हैं, जो आपका कंधा थपथपाते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं। तो और देखिए, मैं ये भी बात कहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कंधा थपथपाने वाले लोग हों तभी आप आगे बढ़ें। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती हैं जब आपके पास कोई नहीं होता, तो उसमें इस बात पे डिपेंड रहने के लिए कि अरे कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई मुझे हिम्मत बढ़ाए तो मैं कुछ ऐसा करूं, ये आप अपने ऊपर सबसे बड़ा जुल्म करेंगे। क्योंकि अगर आप अपना सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई इंसान इस काबिल होगा जो आपको इनकरेज कर सके। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये उस वक्त होता है जब आप अपने आप को इंटरनलाइज कर लेते हैं, जब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को इंटरनलाइज कर लेते हैं, जब आप ये देख लेते हैं कि आप अपने आप को समझ लेते हैं। आई शुड से लाइक दैट कि जिस वक्त आप अपने आप को समझ जाते हैं, समझने का मतलब ये है कि आप अपनी कमज़ोरियों को समझ जाते हैं कि आपके वीक पॉइंट्स ये हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये हैं, और आप अपने वीक पॉइंट्स को बहुत ही सिस्टमेटिकली उनके ऊपर वर्क करने लगते हैं। जब आप इस मैच्योरिटी पर आ जाएं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको इनकरेज कर रहा है या नहीं कर रहा, बिकॉज आप अपने आप में एक छोटा इकोसिस्टम बना लेते हैं। फिर ऐसे में अगर कोई आपको बाहर इनकरेज करता है तो बूस्टअप होता है, और अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं ज़्यादातर लोगों से, जिन लोगों के पास सोशल सपोर्ट अगर कभी कम पड़ जाए या लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें, तो मैं उनको बस ये उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, गुजारिश है कि आप
अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं अपनी इंकरेजमेंट के मामले में। अच्छा, आपने बताया कि आपकी वालिदा थोड़ा सा डरती थी, आपको ज़्यादा पढ़ाने से डरती थी, कुछ इस तरह की बात आपने की है। आपने एक इतना बड़ा मकाम हासिल किया जो कि बाकी हिंदुस्तान में बहुत चंद लोग करते हैं। हर आदमी सपना तो देखता है, लेकिन बहुत 90% लोग तो उनमें से अपीयर भी नहीं होते। वो सोचते हैं कि मैं IAS होता या मैं IPS होता। आपने अचीव कर लिया। वालिद साहब या वालिदा साहिबा, इनका क्या रिएक्शन रहा जब आप सिलेक्ट हो गई? तो दे वर हैप्पी, वो बहुत खुश थे। गले लगाया? और बाकी बहनें? दे वर हैप्पी। चलिए, अच्छा ये बताइए कि जब आपने सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया, आपने अपना रिज़ल्ट देखा और आपको किसी से मालूम हुआ या आपने ख़ुद मालूम कर लिया कि आप सिलेक्ट हो गई, उस वक्त आपकी अपनी कैफियत क्या थी? आप मतलब क्या जहन में क्या चल रहा था उस वक्त? क्या उम्मीद थी कि मेरा नंबर आ जाएगा, या कहीं था कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता? आई वॉज वेरी श्योर कि मेरा सिलेक्शन होगा, बिकॉज मैंने अब जितनी मेहनत मैं कर सकती थी मैंने सारी मेहनत उसमें झोंक दी थी। तो आई वॉज डैम श्योर कि मेरा सिलेक्शन होगा, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरी बेहतर रैंक आएगी, बिकॉज जिस तरह से मैंने तैयारी की थी, मैंने हर एस्पेक्ट पर काम किया था, किसी चीज़ को कमज़ोर नहीं छोड़ा था। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरी रैंक बेहतर आएगी। तो जिस वक्त रिज़ल्ट आया, मैंने अपनी रैंक देखी तो रैंक मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं थी, तो थोड़ा मन दुखा, क्योंकि मैंने 1.5 साल तक लगभग तपस्या की थी एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे लग रहा था कि मतलब अच्छी रैंक आ सकती थी, बट दैट वाज ओके। पहला अटेम्प्ट था? पहला अटेम्प्ट था। ये बड़ी बात है, क्योंकि यही मैं असल में जानना चाह रहा था। क्योंकि ज़्यादातर लोग, मैंने खुद भी ट्राई किया, पहले अटेम्प्ट में तो यही समझ के एग्ज़ाम में बैठते हैं कि जांच लेते हैं, देख लेते हैं कैसा है, अगर कुछ लगा मन को तो अगली बार भी बैठ जाएंगे। तो अभी आप जिस सिचुएशन में हैं वो क्या है? आप आगे, चूँकि मुझे मालूम हुआ है आप इस वक्त JNU में हैं और PhD कंप्लीट कर रही हैं अपनी, तो सिविल सर्विसेज को कंटिन्यू करेंगी या रीअपीयर होंगी? हाँ, मैंने 1 साल का लीव लिया था, दैट वी कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फ्रॉम माई सर्विस, एंड आई अपीयर्ड इन एग्ज़ाम, बट एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुई, मगर वो मेरी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसकी वजह से वो अटैम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जो टाइम बचा बाकी का, मैंने अपनी PhD को कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि 1 साल का टाइम में से कुछ महीने बाकी थे। तो अक्लमंदी ये है कि मैं उसको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पे लूँ। तो मेरा सिनॉप्सिस पास हो गया PhD का, सो अभी मेरा थीसिस का फर्स्ट ड्राफ्ट आई एम वर्किंग अपॉन। तो या बिकॉज़ वो मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अलावा, सिविल सर्विसेज के अलावा आपका कुछ बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए जो कि आपको इंटेलेक्चुअली एक्साइट करती रहें, जो कि आपको इंटेलेक्चुअली ज़िंदा रख सकें। बिकॉज़ कई बार सिविल सर्विसेज में जॉब मोनोटनी की तरफ भी बढ़ सकती है शायद। तो उसके लिए PhD में मेरा जो टॉपिक है वो काफ़ी हद तक मेरे दिल के करीब है। इट इज़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। मेरा स्पेशलाइजेशन रशिया है, तो रशिया में जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उसको मैंने 3 एस्पेक्ट में डिवाइड किया है। पर्सन्स विद फिज़िकल डिसेबिलिटी, जो फिज़िकल तौर पे जिनकी माजूरियत होती है, सेंसरी डिसेबिलिटी जो देख और सुन नहीं पाते, एंड मेंटल डिसेबिलिटी जो दिमागी तौर पर जिनको कुछ किसी डिसेबिलिटी हो। तो इन तीनों डिसेबिलिटी में जब रशिया सोवियत यूनियन के दौर में था 1991 से पहले, उस समय डिसेबिलिटी की क्या कंडीशन थी, और 1991 के बाद जब सोवियत डिसइंटीग्रेशन हो गया, जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, रशियन फेडरेशन बना, तो उस ट्रांजिशन के दौरान पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की क्या कंडीशन रही। मेरा थीसिस इस पर है, क्योंकि मैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के मूवमेंट से काफ़ी हद तक वाबस्ता रही हूँ, तो मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है। तो ये हालांकि जो आप PhD कर रही हैं वो सब्जेक्ट आपने सोवियत संघ से उठाया है, आप क्या उसको कोरिलेट कर सकती हैं हिंदुस्तानी में जो उसकी एक सिचुएशन है, जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे? डेफिनेटली, जब रिसर्च किया जाता है तो कई बार रिसर्च के बाद इन्फॉर्म्ड जनरलाइजेशन भी किए जाते हैं कि एक कंट्री पे रिसर्च होने के बाद उस कंट्री से मिले जुले जो ममालिक होते हैं उसमें आप उनकी सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेशक इंडिया वुड बी अ बेटर एग्जाम्पल, जो कि मैं अपनी रशिया की PhD के बाद में इंडिया को समझने की कोशिश करूँगी। बिकॉज़ एकदम से इतना सडन ट्रांजिशन तो इंडिया में नहीं हुआ जितना कि रशिया में हुआ, बट काफ़ी हद तक सिचुएशंस सिमिलर हैं।
पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की कंडीशन काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखेंगी, काफ़ी कुछ चीज़ें समझने को मिलेंगी जब रिसर्च फुल फ्लेजेड आगे बढ़े। चलिए एक और मुख्तसर से वक्फे के लिए रुकते हैं। नाजरीन, यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद लौटेंगे तो उम्मुल खैर साहिबा से कुछ और बातें करेंगे। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुस्तकबिल हिंद। मुस्तकबिल हिंद में आज मेरे साथ हैं 2016-17 सिविल सर्विसेज बैच की एक कामयाब उम्मुल खैर साहिबा। उम्मुल खैर साहिबा, आपकी पीएचडी चल रही है, आईआरएस में आपका सिलेक्शन हुआ था। क्या ज़िम्मेदारी महसूस करती हैं सिविल सर्विसेज में कामयाब हो जाने के बाद? क्योंकि ये एक आम जॉब नहीं है। हालांकि जो भी जॉब होती है, जो भी काम कोई शख्स करता है, वो एक बड़ी ज़िम्मेदारी की पोस्ट होती है, लेकिन सिविल सर्वेंट ये माना जाता है कि देश यही चलाते हैं। देखिए, अभी मुझे ये मालूम है कि इट इज़ इंडियन रेवेन्यू सर्विस, बट इंडियन रेवेन्यू सर्विस का जो नुआंसेस हैं, जो उसकी बारीकियां हैं, वो ट्रेनिंग के बाद में मुझे पता चलेंगी कि मतलब वाकई किस तरह का काम है और उसकी क्या क्या ख़ासियत हैं और किस तरह से उसमें सोसाइटल एलिमेंट्स को इंक्लूड करना का स्कोप होगा, तो वो ट्रेनिंग के बाद पता चलेगा। बट हाँ, ये पता है कि एक सिविल सर्वेंट होने के नाते मेरे देश के प्रति, अपने मुल्क के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो किसी भी कीमत पर मेरी जॉब सेकेंडरी नहीं हो सकती। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको मैं दोयम दर्जा नहीं दे पाऊँगी कभी भी। वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा लाइफ की। और मेरा जो भी एक्सपीरियंसेस रहे अपने लाइफ के और जितना भी मेरा बैकग्राउंड रहा, अगर उसने मुझे थोड़ा सा भी अगर सेंसिटिव बनाया होगा तो शायद मेरी जॉब में मैं एक बेहतर अप्रोच के साथ काम कर पाऊँगी, चीज़ों को शायद थोड़ा और बारीकी से समझ पाऊँगी। और लोगों का पर्सपेक्टिव शायद आईआरएस में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, बट अगर उसमें होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन आप फिर ट्राई कर रही हैं, फिर कोशिश कर रही हैं आप सिविल सर्विस, तो क्या ऐसा मानना चाहिए हम लोगों को कि आप आईआरएस से सेटिस्फाइड नहीं हैं, थोड़ा रैंक अपना ऊपर करना चाहती हैं? तो क्या टारगेट है? जब टारगेट अचीव हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। तो आई थिंक कि आई शुड नॉट से एनीथिंग, बट हाँ, आई एम नॉट, मैं आईआरएस से सेटिस्फाइड बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। क्या फ्यूचर क्या देख रही हैं अपना, मतलब क्या चाहती हैं आप कि आप जैसे जो हमारा देश है, जो हमारा समाज है, इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, इसमें अपना कोई रोल देख रही हैं आप? देखिए, सिविल सर्विसेज डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है लोगों के लिए कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए। तो अगर उसमें मतलब हमारा जो काम होता है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का है। कई बार हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इस वजह से आती हैं कि पॉलिसीज़ का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ बनती बहुत शानदार हैं, उसमें लगभग सारे डायमेंशंस को कवर किया जाता है। तो अगर उस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के पूरे मॉडल में अगर मैं एक छोटे से हिस्से के तौर पर अगर अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, अगर अपना 100% दे पाऊँ, तो आई थिंक वो, क्योंकि अगर हम सभी ब्यूरोक्रेट और सभी सिविल सर्वेंट उसको पूरी जी जान के साथ अगर कोशिश करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि शानदार ऑफिसर्स अपनी जी जान के साथ, ईमानदारी के साथ देश को चलाते हैं। तो आई होप कि मैं अपने सीनियर्स की सीख लेकर अच्छा, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश में ये कहा जाता है कि सियासत ही सब कुछ है और सियासत ही ब्यूरोक्रेसी को चलाती है। आपके जहन में ये बात है कि पॉलिटिक्स आपके फैसलों को चेंज कर सकती है, या जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का जो हवाला आप दे रही हैं यहाँ पे, उसमें सियासत बीच में कहीं हायल हो सकती है, इंटरवीन कर सकती है? देखिए, पॉलिटिक्स हमारे समाज का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदे हैं। तो उनके जो डिसीजन हैं वो कई बार लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। तो उन लोगों को ये बात ज़्यादा पता होती है कि अभी लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। कई बार ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में ऑफिसर्स आम जनता से थोड़ा सा कट जाते हैं कि जनता क्या चाह रही है, जनता के सेंटिमेंट्स क्या है। कई बार इस बात की उन्हें शायद ज़्यादा परवाह ना रहे, वो कई बार रूल रेगुलेशंस में ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। तो ऐसे में अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन आता है तो उसको बहुत बड़े चैलेंज के तौर पे लेना मुझे लगता है गलत होगा। उसमें हमें ये भी समझना होगा कि जो पॉलिटिकल
रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका भी एक पर्सपेक्टिव है, उनका भी एक समाज को लेकर एक क्योंकि जवाबदेही उनकी भी है। उनकी जवाबदेही है। तो उसको ज़ीरो सम गेम की लड़ाई ना बनाकर कि आप गलत हैं या हम बेहतर हैं, या उसको अपोजिट ना करके अगर कंसेंसस के साथ अगर चीज़ों को की जाए, तो कई बार मैंने देखा है कि अच्छे ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी के डिस्कशंस में भी शामिल होते हैं और कई बार अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के जज्बे को देखकर कई बार पॉलिटिकल लीडर्स भी यानी उन्हें आपने अपने जहन को खुला रखा हुआ है, पॉजिटिवली आप सोचती हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो हमारे लिए कई बार एक बंधन ही नहीं होती, बल्कि वो राहें भी हमवार करती है, क्योंकि सही चीज़ें लेके आती है वो सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप यूथ हैं, और क्योंकि 30 साल से नीचे के जो लोग होते हैं वही सिविल सर्विसेज में बैठ सकते हैं, इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। हालांकि 30 साल कई मरतबा ये माना जाता है कि बड़ी अधेड़ सी उम्र हो जाती है, 30 साल को बहुत बड़ी उम्र मान ली जाता है, लेकिन जो यूथ है हमारा आज का, उसके जो ड्रीम्स हैं, उसके जो सपने हैं, उसके जो टारगेट्स हैं, आप एज ए स्टूडेंट, क्योंकि भी आप स्टूडेंट भी हैं और आप एक सिविल सर्वेंट भी हैं, भले ही आपने लीव ली हुई हो, तो किस नज़रिए से देखती हैं, और क्या हमारा यूथ, हमारी जो ओवरऑल जो कल्चरल हिस्ट्री है, जो सिविलाइजेशन है इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग सही रास्ते पर है? देखिए, आप दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि दोनों आपस में एंटेगनिस्टिक हैं। जब आप यूथ की बात करते हैं तो यूथ का मतलब काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंट होता है, दायरों को तोड़ना होता है, नई नई चीज़ें करनी होती हैं जो शायद पहले ना हुई हो। और जब कल्चरल हिस्ट्री की बात आती है तो वो हो जाता है कि जो चीज़ें हुई हैं बस उन्हीं को किया जाए। तो कल्चरल हिस्ट्री और यूथ कई बार एक साथ नहीं आ पाते, उनमें कई बार फ्रिक्शन आ जाता है। तो और जब उनमें मैच्योरिटी आती है, वो बातों को समझते हैं, तो उन्हें ये बात का एहसास भी होता है कि कल्चर एक इंटेग्रल पार्ट था। बिल्कुल। और कल्चर एक फाउंडेशन थी जिसके आधार पे वो अपने सपनों को, अपने करियर और अपने फ्यूचर को तामीर कर सकते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप अपने जब सपने देखते हैं तो कुछ इंग्रेडिएंट्स उसमें ज़रूरी हैं, जैसे आपका डिसिप्लिन ज़रूरी है, आपका डेडिकेशन ज़रूरी है, अपने सपनों के प्रति आपका ईमानदार होना ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप कुछ भी चाहें वो हो सकता है। तो बिल्कुल भी किसी भी कंस्ट्रेंट में रहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिकल कंस्ट्रेंट हो, चाहे वो सोसाइटल कंस्ट्रेंट हो, चाहे बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट हो इन टर्म्स ऑफ जेंडर, कि आप आदमी हैं या औरत हैं, या आपको कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है। ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। आज के लिए कहा जाने लगा है कि आज का जो यूथ है वो सोशल मीडिया से ड्रिवन है। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया फ्यूचर है, तो इसलिए आज जो यूथ कर रहा है वो अपना कल्चर खुद बना रहा है? ऐसा कहा जाता है कि यूथ अपना कल्चर खुद बनाता है। मार्केट के फोर्सेस हैं, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं इस वक्त, हम ये बात कर रहे हैं। जो यूथ है हमारा, उसे किस तरफ झुकाव ज़्यादा होना चाहिए? हमारी जो टोटल जो हिस्ट्री है और हिस्टोरिकल इंटीग्रिटी है उसकी तरफ, या कि जो मार्केट फोर्सेस एक नए तरह का कल्चर क्रिएट कर रहे हैं उसकी तरफ? देखिए, ये प्रिस्क्रिप्शन गलत होगा कि मैं ये कहूँ कि इंक्लिनेशन उस तरफ होना चाहिए, क्योंकि जो यंग हैं, जो यूथ हैं, उन्हें खुद इस बात की लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपने इंक्लिनेशन को डिसाइड कर सकें कि वो किस तरह का रुख देना चाहेंगे। सारे लोग कल्चरली ओरिएंटेड होकर अगर एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को अगर ले आएंगे तब भी देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। और अगर पूरी की पूरी हमारी नई पीढ़ी अगर मार्केट फोर्स की तरफ अगर झुक गई तब भी वो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होगा। तो लोगों को इतनी फ्रीडम दीजिए, लोगों को इतना वेल एजुकेटेड कर दीजिए कि वो अपने डिसीजंस अपने आप ले सकें। और ये प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच कि किसको क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लमेटिक है। मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ, वो ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि बीइंग ए मुस्लिम, क्या कभी आपको ऐसा लगा कि एक तो मैं मुसलमान हूँ, ऊपर से लड़की हूँ, तो मेरे लिए सिविल सर्विसेज में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या अगर मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँगी तो जो होते हैं ना, एक मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये महसूस किया है कि मुसलमानों में एक अंडर करंट चलता है कि पढ़ने लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब तो मिलती नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। मैंने कभी भी अपने रिलीजन को लेकर आज तक कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं किया। अब वो काफ़ी तक मैं ये मानूंगी कि ये आपका एटीट्यूड भी निर्धारित करता है कि आप किस एटीट्यूड के साथ चलते हैं। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत रिलीजियस हूँ, और खुदा के साथ बहुत ही हर वक्त की दुआओं का रिश्ता है। बट जब एक सेक्युलर लाइफ अप्रोच की बात आती है तो आपको कई बार अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी
इसके सहारे ज़िंदगी नहीं बितानी होती। कई बार आप सिर्फ इस टैग को लगा कर कि आप मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम हैं, अगर आप सारी सिचुएशंस को उसी आधार पर, अगर आप उसी पेरिस्कोप से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो शायद चीज़ें आपको लॉपसाइडेड दिखें। आप कह रही थी कि सोसाइटी में रिलीजियस पहचान के साथ आप हमेशा नहीं जी सकते। हाँ, तो जब आप सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म आप एक्सपेक्ट नहीं हमेशा कर सकते। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप रिलीजियस इंटोनेशन के साथ एक प्रेजुडिस्ड लाइफ जिएंगे और बाकी लोग आपको सेक्युलर तौर पे ट्रीट करें। ये दोनों तरफ से होना ज़रूरी है, आपका एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि कई बार हमारे मुस्लिम नौजवान अपने एम्बिशन की कमी की वजह से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। कई बार वो खुद मैं अपनेपन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि मैंने खुद देखा है कि कई बार वो लोग मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करते, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाते, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से घबराते हैं और उसके बाद में कई बार ये वाली बात एक रूमर्स के तौर पर आ जाती है क्योंकि हम मुस्लिम हैं ये नहीं हो पाया, हम मुस्लिम हैं ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने एग्जाम्पल पे आऊँ तो मैं लड़की भी थी, अकेली भी रह रही थी, पैसे का भी कंस्ट्रेंट था, डिसेबिलिटी भी थी और मुस्लिम भी मैं थी। तो ऐसी कंडीशन में शायद मेरे पास काफ़ी हद तक एक्सक्यूज़ इकट्ठे हो सकते थे कि ये नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ये आइडेंटिटी है इसकी वजह से ये नहीं कर पाएंगे। बट बात ये आती है कि आपको अपनी आइडेंटिटी से, अपने सर्कमस्टांसेस से ऊपर उठकर आपको डिसीजंस लेने होते हैं, आपको एफर्ट करना होता है। तो जो एक सजेशन है वो अपने मुसलमान दोस्तों को वो ये है कि आप इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आइए कि आप एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से हैं, इसकी वजह से लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लोग आपको पीछे घसीटने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुस्लिम नहीं भी होते, किसी और रिलीजन के होते, तब भी आपको सोशल चैलेंजेस आते हैं, आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप कंपटीशन को अगर आप रिलीजन का नाम देते हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। यानी मुसलमानों में ये बात गलत तरीके से फैलाई गई है कि वो मुसलमान हैं इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब्स में उनका सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि उनको कोशिश करनी चाहिए हौसले के साथ और कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। ये कहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ। मैं ये इस वजह से कहना चाहती हूँ कि अगर आप पहले ही अपने दिमाग में ये बात घर कर लेंगे कि आप मुसलमान हैं, आपके साथ इम्तियाज़ डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो शायद आप अपना बेस्ट एफर्ट करेंगे ही नहीं। तो आपको इस चीज़ से बाहर आना है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। आप डिस्क्रिमिनेशन के एक्सपेक्टेशन के साथ क्यों बढ़ते हैं? अगर आप डिस्क्रिमिनेशन के एक्सपेक्टेशन को हटाकर एक सेक्युलर अप्रोच के साथ अपने एफर्ट को देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि मुझे आज तक नहीं हुआ। लड़कियों के अगेंस्ट जो ये क्राइम हो रहे हैं आपको किस तरीके से देखती हैं और किस तरह से इससे लड़ना चाहिए? कैसे लड़कियों को बचाया जा सकता है? देखिए, जो क्वेश्चन है उसी में प्रॉब्लम का एस्पेक्ट झलक रहा है। क्वेश्चन है कि किस तरह से लड़कियों को प्रॉब्लम से बचाया जाना चाहिए। जो ये बचाए जाने वाली जो अप्रोच है, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। क्योंकि हम ये सिखाते हैं अपनी बच्चियों को और अपने लड़कों को कि लड़कियां ऐसी हैं, इतनी कमज़ोर हैं कि उन्हें बचाए जाने की ज़रूरत है, वो अपना डिफेंस नहीं कर पाएंगी, वो ख़ुद मुख्तियारी के काबिल नहीं हैं। जब इस तरह की सोच लड़कियों को दी जाती है और जब लड़कों को ये सिखाया जाता है कि वो प्रोटेक्टर हैं, वो एक अच्छा माहौल बना कर रखेंगे, वो लड़कियों को हिफाजत देंगे, तो इस वजह से सोशल एनोमली का जन्म होता है। तो जो हमारा जो सोशल टीचिंग है, जो हमारे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, उसमें जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो एलिमेंट बच्चों में बचपन में डाला जाता है, उसको हटाने की ज़रूरत है। हमें अपने लड़कों के दिमाग से ये हटाना होगा कि वो कुछ इतने ख़ास हैं कि वो लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के काबिल हैं। इस बात को उनके जहन से हटाना ज़रूरी है कि वो सिर्फ उतने ही काबिल हैं, उतने ही कैपेसिटी के मालिक हैं जितनी की लड़की है। तो जस्ट बिकॉज़ एक लड़की में मसल्स कम हैं, जस्ट बिकॉज़ एक लड़की में फ़िज़िकल स्ट्रेंथ कम है, वो बहुत भारी भारी सामान नहीं उठा सकती, वो बहुत भारी हद तक एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं कर सकती, इस चीज़ों को सेंटर ऑफ साइकोलॉजी नहीं बनाया जाना चाहिए। इस चीज़ के ज़रिए परवरिश करके लड़कियों को ये सिखाना कि आप कमज़ोर हो, आप बाहर जाओ तो अपने पापा के साथ जाना, भाई के साथ जाना, और भाई को ही कहना कि जब बहन स्कूल से आएगी तो आप उसको स्कूल से लेकर आओगे, ये बीमार सोसाइटी की निशानियां हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी बीमार है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? ये भी एक तल्ख हकीकत है। देखिए, वो बात आती है सोशल टीचिंग से कि जब आप सभी माँ बाप
अगर लड़कों को ये सिखाना शुरू कर देंगे कि वो प्रोटेक्टर नहीं है, वो लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और उस प्रोटेक्शन में कोई शान की बात नहीं है। कोई लड़का किसी लड़की को प्रोटेक्ट करने में अगर अपने आप को बहुत मैचोइस्टिक अप्रोच के साथ आगे जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा फैंसीड या कोई तारीफ़ की बात है। बल्कि हमारी बच्चियों को ये बात सिखाई जानी चाहिए कि आप इतने खुद मुख्तियार हों, आप इतनी कॉन्फिडेंट हो कि आप अपने डिसीजंस खुद लें, आप अपने खुद डिसीजंस लें और आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील करने के काबिल बने। आप कब तक अपने भाई और अपने पापा के सहारे पर अपनी ज़िंदगी जिएंगी? क्योंकि उनके सहारे के बाद में आपको इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि आपकी पूरी लाइफ आपके हस्बैंड की डिपेंडेंसी पे होगी। तो इस तरह की जब सीख दी जाती है और जब हमारी बच्चियां उसी तरह से बिहेव करती हैं तो फिर बाद में शिकायत आती है कि हमारी बच्चियां ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रही हैं और वो किसी मुकाम पर नहीं हैं, हमारी मुस्लिम लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी में नहीं हैं। तो उसके सवाल का जवाब हमारी अपब्रिंगिंग में छुपा हुआ है। आप जिस तरह से लड़कियों को ट्रीट करते हैं, जिस तरह से उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसी तरह उनकी पर्सनालिटी बनेगी। आप उन्हें खुद मुख्तियार बनाइए। अभी आपको एक सिविल सर्वेंट कहा जा सकता है, आप एक पीएचडी की स्टूडेंट हैं, अभी और क्या, कहाँ देखना चाहती हैं अपने आप को, क्या करने वाली हैं आप? मेरा फोकस ये रहेगा कि एक बेहतर से बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लेवल पर हो, चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हो, चाहे सोसाइटल लेवल में मेरी पार्टिसिपेशन के लेवल पर हो। वो मैं चाहूँगी कि मैं एक डायनेमिक लाइफ जीऊँ और अपने आप को हमेशा इवॉल्व करती रहूँ। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरा इस तरह का बचपन बीता और इस तरह के लाइफ मैंने जी कि बहुत हद तक टाइम नहीं मिल पाया, तो हॉबीज़ ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई क्योंकि ज़्यादातर टाइम स्टूडेंट्स को ट्यूशन वगैरह पढ़ाने में चला जाता था। बट आई लव एनिमल्स, जानवर मुझे बहुत पसंद हैं, तो जानवरों का देखभाल करना, उन्हें खाना वगैरह देना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो मेरे एक तरीके से आप पास टाइम मान सकते हैं। जो हिंदुस्तान का यूथ है, इस मोड़ पर कोई मैसेज उसके लिए देना चाहती हैं तो क्या मैसेज होगा? देखिए, मैंने इंटरव्यू के दौरान भी कहा और अभी भी मैं कहूँगी कि मैं प्रेस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती। मेरा ये मानना है कि जो यूथ हैं वो खुद इतने इनलाइटेंड होते हैं, खुद इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि उन्हें अपने आप को खुद पहचान कर अपने डायरेक्शंस को, अपने डूज़ एंड डोंट्स को फिगर आउट कर लेना चाहिए। बट एज अ पर्सन जिसने ज़िंदगी के काफ़ी हद तक उतार चढ़ाव देख लिए, तो उस नज़रिए से अगर मैं उन्हें कुछ कहना चाहूँ तो वो ये होगा कि आप सपने देखिए, अपनी लाइफ में एक गोल डिसाइड करिए। एक एमलेस लाइफ, वो ज़िंदगी जिसमें कोई लक्ष्य नहीं होता, वो बिल्कुल उस नाव की तरह हो जाती है जिस नाव को जिसको अपनी मंजिल नहीं पता, तो वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचती, वो हमेशा तूफ़ानों की ज़द में ही आती है। तो आपकी ज़िंदगी उस नाव की तरह नहीं होनी चाहिए। हर वक्त आपके पास एक गोल तैयार होना चाहिए। छोटे छोटे गोल्स भी बनाए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता कि करियर में क्या किया जाना चाहिए, कई बार लोग इसी कश्मकश में रह जाते हैं कि ज़िंदगी में करना क्या है, तो ऐसे में बहुत छोटे गोल्स भी बनाए जा सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में एक्सेल करना है। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो उस प्रोफेशन में आप किस तरह अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, इस तरह का अगर आप टारगेट बनाकर, अगर आप हर स्टेप पर अगर आप अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं, अगर हर स्टेप पर अगर अपने आप को रीडिज़ाइन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कभी अचीवमेंट्स की कमी पड़ेगी, क्योंकि आप हर वक्त अपने आप को इतना ज़्यादा इवॉल्व करेंगे कि हर बार एक आपका नया रूप तैयार खड़ा होगा चैलेंजेस को लेने के लिए। तो जस्ट सपने देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सपनों को अचीव करने के लिए एफ़र्ट कीजिए, अपने आप को डिफ़ाइन करते रहिए, कभी स्टेगनेंट लाइफ मत जिए, कभी लाइफ में आपका सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए। ख़ासकर हमारी कौम में ये है कि अल्लाह ने जो दिया अल्लाह का शुक्र है, जो नसीब में लिखा है वो होना होगा और वो होके रहेगा। इस टेंडेंसी से बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप इस सहारे अपनी ज़िंदगी, इस एक्सक्यूज़ के सहारे जीते रहेंगे कि जो नसीब में है वो